हेलो। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं चंचल भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं इस विजडम इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही है, नीट की तैयारी चल रही है, 3 तारीख को एग्जाम है और बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हो। इस इस सीरीज के अंदर जो आज का जो टॉपिक है दैट इज काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन है बेटा, उस काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन वाले पार्ट को हम दो हिस्सों में पढ़ने वाले हैं। पहला जो पार्ट है दैट इज काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, एंड द अनदर पार्ट इज जो सेकंड पार्ट आपका रहेगा। वो सेकंड पार्ट आपका क्या रहेगा बेटा? वो आपका रहेगा डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर। दो पार्ट इसके अंदर हम कवर करेंगे। दो पार्ट हम कवर करेंगे बेटा इसको। ठीक है। तो बेटा सबसे पहली बात, सबको बहुत अच्छे से पता है, बहुत बेसिक बेसिक सा पार्ट पता है सभी को कि सर्कुलर मोशन क्या चीज है। सर्कुलर मोशन क्या चीज है, आई गेस सभी को पता है, बहुत अच्छे से पता है। देखिए, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के साथ कुछ वेरिएबल्स जुड़े हुए हैं, कुछ वेरिएबल्स जुड़े हुए हैं बेटा। उन वेरिएबल्स को आप बहुत अच्छे से जानते हो, जिसमें से एक है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको आप थीटा से रिप्रेजेंट करोगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको आप थीटा से रिप्रेजेंट करोगे, रेडियन में रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा है आपका एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। और भैया ये जो एंगुलर वेलोसिटी बेटा ओमेगा, तो अगर मुझे इसकी एवरेज वैल्यू लिखनी है तो इट विल बी इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। इसकी जो यूनिट हो जाएगी बेटा, वो यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? वो रेडियन पर सेकंड हो जाएगी। इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो रेडियन पर सेकंड हो जाएगी बेटा। ओके। अगर मुझे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी लिखनी हुई, ओमेगा इंस्टेंटेनियस बेटा, इट इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज ए रिलेटिव टर्म। कैसी टर्म है वो? रिलेटिव टर्म है, यानी कि वो डिपेंड करती है कि आप किस पॉइंट से किसी पार्टिकल की वेलोसिटी को, एंगुलर वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अगली चीज है वो आपकी क्या है बेटा? वो है आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से लिखेंगे बेटा, एंड अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? अगर मैं अल्फा एवरेज की बात करूं, इट इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। और इसकी यूनिट बेटा क्या हो गई? इसकी यूनिट हो गई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं अल्फा इंस्टेंटेनियस की बात करूं, अल्फा इंस्टेंटेनियस, वो हो जाएगी बेटा आपकी डी ओमेगा बाय डी टी। किसी भी इंस्टेंट पर जो एंगुलर वेलोसिटी होगी दैट विल बी बाय डी टी। तो जैसे कि काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरह से कौन कौन सी इक्वेशन आपके पास, कौन कौन सी इक्वेशंस आपके पास आ गई? एक तो बेटा ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा आपका? डी थीटा बाय डी टी। द सेकेंड इक्वेशन इज एल्फा इज इक्वल टू व्हाट? डी ओमेगा बाय डी टी। एंड द थर्ड इक्वेशन इज बेटा, थर्ड इक्वेशन इज, आप याद करो हमने क्या लिखे थे? ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। तो ए की जगह तो एल्फा आ जाएगा बेटा, एंड वी इज ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थी। ये तीन इक्वेशंस तो ये वैलिड होंगी हमारी। ये तीनों इक्वेशन जो है वो इसी प्रकार के, यानी कि चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, तीनों इक्वेशंस तो वैलिड रहेंगी ही रहेंगी। ये तीनों इक्वेशंस तो वैलिड रहेगी ही रहेगी आपकी, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं आएगा बेटा।
किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं आएगा आपको। देखो भी, अब मैं कुछ क्वेश्चंस करता हूं पहले, इस पे तो डायरेक्ट क्वेश्चंस ही करेंगे। Let us say, let us take the very first question, and the very first question is theta is equal to t square plus 2 रेडियन। टाइम जो है बेटा, यहाँ पर टाइम आपका किस में है? टाइम आपका सेकंड्स में है। ये थीटा की वैल्यू गिवन है आपको। अब देखो आपसे क्या पूछा है, आपसे कहा है फाइंड फाइंड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी in 2 seconds, in 2 seconds, and instantaneous instantaneous angular velocity at t is equal to सेकेंड। आप देखिए कि दोनों में डिफरेंस है, दोनों में आपके पास डिफरेंस है। वो क्या? एक तो एवरेज है और दूसरी आपकी क्या है? इंस्टेंटेनियस है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करें बेटा? अगर मुझे ओमेगा एवरेज चाहिए बेटा, ओमेगा एवरेज विल बी इक्वल टू ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। लेकिन उसके लिए ओमेगा का एक्सप्रेशन तो होना चाहिए ना। आपके पास तो थीटा का एक्सप्रेशन है, तो थीटा का एक्सप्रेशन अगर है तो मैं ओमेगा का एक्सप्रेशन कैसे लेकर के आऊं? वो कैसे लेकर के आएंगे बेटा? ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इट विल बी 4t, और इसका तो डेरिवेटिव 0 हो गया भाई। अब आपको क्या चाहिए? आपको एक तो ओमेगा इनिशियल चाहिए, तो t इक्वल टू 0 पर तो 0 आ गया बेटा। ओमेगा फाइनल यानी कि t इक्वल टू 2 पर, तो 4 इंटू 2 इट इज 8, इट इज 8। अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू व्हाट? थीटा एफ माइनस थीटा आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ये तो चलो ओमेगा इंस्टेंट, तो ओमेगा इनिशियल नहीं, मुझे थीटा इनिशियल चाहिए बेटा। थीटा इनिशियल यानी कि टी इक्वल टू 0 जब आप पुट करेंगे तो यू विल गेट 2 रेडियन। तो बेटा थीटा फाइनल आपका कितना आ जाएगा? जब आप यहाँ पे टी इक्वल टू 2 पर देखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10। ये आ गया है आपका। तो नाउ ओमेगा एवरेज देखो सर्कुलर मोशन से, यानी कि अगर मैं 3 पार्ट मिला लूं, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, देन डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इन तीनों को मिला करके एक क्वेश्चन तो 101% आना तय है। पक्का आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन आपके पास, कोई डाउट ही नहीं है। ओमेगा एवरेज क्या आ जाएगा? थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, और टोटल टाइम 2 सेकंड का ही लगा, तो ये आपकी आ गई 4 रेडियन पर सेकंड। डन। लेकिन सर ओमेगा इंस्टेंटेनियस भी तो चाहिए। ओमेगा इंस्टेंटेनियस, ओमेगा इंस्टेंटेनियस ये रहा, टी इक्वल टू, डायरेक्टली पुट कर दो 4 इंटू, इट इज इक्वल टू 8 रेडियन पर सेकेंड। इट इज 8 रेडियन पर सेकेंड। आई होप सबको ये क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है। अगर किसी बच्चे को कहीं कोई डाउट है तो बता दीजिए। और भाई ओमेगा को पता कैसे लिखा जाता है? ओमेगा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला अभी काम आएगा, कि परपेंडिकुलर अपॉन आर। बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला। ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर अपॉन आर। अब आप कहेंगे सर ये वी परपेंडिकुलर क्या है और ये आर क्या चीज है? आपको एक बात अभी मैंने बताई कि एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कि आप कहां से एंगुलर वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं,
ये उस पर जरूर डिपेंड करने वाला। यानी कि अगर मैंने ऑब्जर्वेशन पॉइंट बदल दिया कि आपने कहां से देखा, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी क्या हो जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? सर इस फॉर्मूले का मतलब समझा दीजिए कि क्या मतलब है इस फॉर्मूले। तो बेटा एक छोटा सा एग्जांपल सर्कुलर मोशन का ले लेते हैं हम लोग पहले। लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। तो भैया आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से आपको ये बात पता है कि सर्कुलर मोशन सर क्या होता है। सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी है, देखो लेट अस से कि इस पॉइंट पर पार्टिकल टेंजेंशियल इस तरफ जा रहा है, वी वेलोसिटी। अब मैं अगर ओ पॉइंट से देख रहा हूं, ध्यान से समझना, इस फॉर्मूले को यूज करना, क्योंकि रिलेटिव ओमेगा जब पूछेगा या रेडियस ऑफ कर्वेचर जब पूछेगा, तो मुझे ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से यूज करना आना है। देखो किस पॉइंट से, ध्यान से सुनना, किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ओमेगा निकालनी है, उस पॉइंट से जिस पार्टिकल की ओमेगा निकालनी है उसको ज्वाइन कर दीजिए। क्या कहा, दोबारा से सुनिए। जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ओमेगा निकालनी है, फॉर एग्जांपल मैं सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहता हूं, तो वहां से आप क्या कीजिए, तो भी पार्टिकल है जो मूव कर रहा है उस सर्कुलर मोशन के अंदर, तो डायरेक्टली ज्वाइन कर दीजिए। ये लो जी, ये जो दूरी आएगी यही आर होगी। सिर्फ जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हो वहां से उस पार्टिकल को डायरेक्टली ज्वाइन कर दें, वो जो डिस्टेंस आया वही बेटा क्या होगा, वही आपका आर होगा, वही आर होगा। अब इसके बाद सुने, ये वी परपेंडिकुलर क्या चीज है, सुने ध्यान से। ये वी परपेंडिकुलर क्या चीज है, ये वी परपेंडिकुलर है बेटा वेलोसिटी, वेलोसिटी और कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू आर, परपेंडिकुलर टू आर, इस आर के जो परपेंडिकुलर होगा। अब वो हो सकता है कि वेलोसिटी डायरेक्टली परपेंडिकुलर हो बेटा, अब हो सकता है कि क्या हो, आपको उसका कोई कंपोनेंट लेना पड़े। फॉर एग्जांपल रेडियस ऑफ कर्वेचर वाली चीजों में शायद कंपोनेंट लेना भी पड़ेगा मुझे। फिलहाल यहाँ के लिए देखिए बेटा, ये आर था, ये आपका आर था, आर से यहाँ पे ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ तो यही वी परपेंडिकुलर हो, वी परपेंडिकुलर वी के बराबर ही हो गया। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो वी ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर। ये बात ध्यान रही बेटा, मैं ये मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहा हूँ। क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड। क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये आर परपेंडिकुलर और ये वी क्या चीज है, ये आपको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए, ये बड़े अच्छे से आपको पता होना चाहिए। नोट करो जल्दी से, जल्दी से करो। डन। देखो अब एक चीज और बेटा, को लिखा कैसे जाता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको लिखा कैसे जाता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए। तो किस फॉर्म में लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। v is the linear velocity, omega is the angular velocity and r is the distance, perpendicular distance हम बात कर रहे हैं। तो यहां से एक रिलेशन तो ये आ गया बेटा। इसी तरह से a इज इक्वल टू एल्फा क्रॉस आर होगा बेटा, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। अगर मैं सर्कुलर मोशन में बात करूं बच्चों, अगर हम सर्कुलर मोशन में बात करें, और मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करना चाह रहा हूं, सर्कुलर मोशन में आप देखें कि v और r हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, a और r भी परपेंडिकुलर होंगे। तो ये रिलेशन डायरेक्टली लिख देता हूं, v इज इक्वल टू ओमेगा आर और r ओमेगा, एंड a इज इक्वल टू r अल्फा और अल्फा r। दिस इज द रिलेशन बिटवीन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन
एक तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन है बेटा, एक आपका है लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का। ये रिलेशन दोनों हमें बहुत काम आएंगे, रोटेशन वाले चैप्टर में भी काम आने वाले हैं, रोटेशन वाले चैप्टर में भी काम आने वाले हैं बेटा आपको। करो जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन देख लो। मैं रिलेटिव ओमेगा निकालना बता रहा हूँ बेटा आपको। भैया देखो, ये ओरिजिन है, यहाँ पर कोई पार्टिकल है, दिस एंगल इज 53 डिग्री, मान लो ये एंगल 37 डिग्री है बेटा, और ये जो डिस्टेंस है मान लो ये 10 मीटर है आपके पास, और ये मान लो 20 मीटर पर सेकंड के साथ है, मूव कर रहा है ये पार्टिकल। आपसे कहा है कि फाइंड ओमेगा ऑफ पार्टिकल, फाइंड ओमेगा ऑफ, ये मान लिया पार्टिकल पी है, पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू ओ क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है बेटा आपने को। तो क्या करें बेटा, पहले ओ पॉइंट को पी पॉइंट से डायरेक्टली ज्वाइन कर ले, ये ज्वाइन कर दिया सर, ये लो, ये वाली तो आपकी आर हो गई, आर की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, आर की वैल्यू 10 मीटर के इक्वल होगी बच्चों। अब आप क्या करें, इस वेलोसिटी का इस आर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट बना लें, तो ये कंपोनेंट कितना आएगा बेटा आपका 20 sin 37 डिग्री, 20 sin 37 डिग्री। तो यानी कि अब आप देखिए मेरे पास v परपेंडिकुलर कितना आएगा, वो आएगा 20 sin 37 इज 3/5 एंड इट इज 12 मीटर पर सेकेंड। ओमेगा ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू o इज v परपेंडिकुलर, यानी कि 12 डिवाइडेड बाई 10 इज रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। ये आ गया बेटा आपका, ये आ गया है। किसी बच्चे को कहीं कोई डाउट है तो बता दीजिए। चलो मान लो इसी केस में एक और क्वेश्चन बना देते हैं, और क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक पार्टिकल को वेलोसिटी से थीटा नॉट एंगल पर आपने प्रोजेक्ट कर दिया, वो इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बच्चों, वो क्या है आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। वेलोसिटी से आपने फेंका, आपको बताना है फाइंड ओमेगा ऑफ पार्टिकल with respect to point of projection or O when it just hits the ground, when it just hits the ground, जब ये ग्राउंड को हिट करने वाला होगा बेटा, उस टाइम पर ओमेगा बताना है आपको। यार एक बात बताओ, प्रोजेक्टाइल में आप पढ़ चुके हो, आप देख लीजिए कि पूरे मैकेनिक्स के अंदर किसी भी टॉपिक को कहीं पर भी लेकर के आया जा सकता है, आपको एक एक टॉपिक बड़े अच्छे से आना चाहिए। जब ये यहाँ आएगा तो आपको पता है कि इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक्स कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होगा, ये यू कॉस थीटा नोट होगा, ये यू साइन थीटा नोट होगा। ये जो आपका डिस्टेंस आएगा यही आर परपेंडिकुलर होगा और ये रेंज के बराबर होगा। दोनों बात हो गई, आपने डायरेक्टली ज्वाइन किया, ये आर आ गया है, और वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसके पास क्या है, यू साइन थीटा नोट है। आई गेस हमारा आंसर आ चुका है, क्या आएगा आपका आर डिवाइडेड बाय साइन थीटा नॉट। आप बेटा आर को क्या लिख सकते हो, याद करो, ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा नॉट इंटू यू साइन थीटा नॉट डिवाइडेड बाय आर इज 2x uy by g मल्टीप्लाई बाय टू साइन थीटा नॉट,
यू साइन थीटा नॉट से यू साइन थीटा नॉट कैंसिल आउट हो गया बेटा आपके पास। मैंने गलत लिख दिया ना आर, हाँ ठीक है, ये ऊपर आना था। ये क्या आएगा, वी वी इज यू साइन थीटा नॉट एंड इट विल बी इक्वल टू 2ux, यानी कि u cos थीटा नॉट टू साइन थीटा नॉट, और ये g यहाँ आ गया बेटा, तो साइन थीटा नॉट से यू साइन थीटा नॉट कैंसिल आउट होगी। ओमेगा की वैल्यू आ चुकी है आपके पास g डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा। क्लियर है? अरे यही आया बेटा, बोलो। ओके वेरी गुड। अब आगे देखिए, अब जरा बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट करते हैं, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया तो आप ये मानिए कि आपका सर्कुलर मोशन लगभग लगभग आपका आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत बचेगी नहीं। तो कोई भी सर्कुलर मोशन है, मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं, अब कोई भी सर्कुलर मोशन है बेटा, उस सर्कुलर मोशन के अंदर दो तरह की, दो टाइप्स की एक्सेलरेशन इन्वॉल्व रहती है। द वेरी फर्स्ट इज रेडियल एक्सेलरेशन, द वेरी फर्स्ट इज रेडियल एक्सेलरेशन ए आर, का एक और नाम है बेटा, वो दूसरा नाम है इसका रेडियल, रेडियल नहीं, दूसरा नाम है इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए सी या ए आर से लिखते हैं बेटा इसको। तो दूसरी जो एक्सेलरेशन है दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को ए टी से लिखते हैं। किसी भी सर्कुलर मोशन में जब भी आपको एक्सेलरेशन कहा जाए तो आपके दिमाग में दो पिक्चर बिल्कुल आ जानी चाहिए उसी टाइम पर। एक पिक्चर आनी चाहिए रेडियल एक्सेलरेशन की, और दूसरी पिक्चर उसी टाइम पर आ जानी चाहिए आपकी किसकी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, उसी टाइम पर आ जानी चाहिए। दो पिक्चर बिल्कुल बन जानी चाहिए। द वेरी फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन एंड अनदर इज ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इन दोनों को एक एक करके देखो। सबसे पहले, नाउ लेट अस स्टार्ट विद रेडियल एक्सेलरेशन। मैं रेडियल ही बोलूंगा या सेंट्रीपिटल बोल लें, एक ही बात रहेगी, ध्यान रहे। रेडियल एक्सेलरेशन और बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बच्चों ए आर और ए सी से आप लिख सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि इसके बिना सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है। जो रेडियल एक्सेलरेशन है बेटा, इट इज इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल। ये हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ ही डायरेक्टेड होता है। ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है बेटा, या रेडियल एक्सेलरेशन जो है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो वी स्क्वायर बाई आर और ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल होता है। आप v इक्वल टू आर ओमेगा सब्स्टिट्यूट करें, यू विल गेट ओमेगा स्क्वायर आर। और ये जो फोर्स होती है इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। वो भी मुझे जरूरत पड़ेगी, नेक्स्ट क्लास में शायद पड़ेगी। दैट विल बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आर। वो क्या हो जाएगी बेटा, आपका मास से और मल्टीप्लाई कर दूंगा, m ओमेगा स्क्वायर आर और एम वी स्क्वायर बाई आर। ये फोर्स या ये जो एक्सेलरेशन है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, देखो जो सर्कुलर मोशन वाला जो पार्ट है ना, यहां से कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ, इसलिए पहले मैं इसका जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो डिस्कस कर रहा हूं, उसके बिना फिर न्यूमेरिकल कर ही नहीं पाएंगे। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन, फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और यार सर्कुलर मोशन में अगर डायरेक्शन ही चेंज नहीं हो पाई तो वो सर्कुलर मोशन कहलाएगा ही नहीं।
इसलिए कहा कि ये कंपल्सरी फोर्स है, कंपल्सरी एक्सेलरेशन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इन सर्कुलर मोशन। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब बड़ा क्लियर है। मैं ये कह सकता हूं कि कैसी फोर्स है, मैंडेटरी, मैंडेटरी एक्सेलरेशन फॉर सर्कुलर मोशन। मैं ये भी कह सकता हूं क्या, विदाउट विदाउट रेडियल एक्सेलरेशन, विदाउट रेडियल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल। सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल बच्चों। अगर रेडियल एक्सेलरेशन नहीं है तो भूल जाओ, सर्कुलर मोशन हो भी सकता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ही नहीं बदली, और डायरेक्शन अगर नहीं बदली तो वो सर्कुलर मोशन कहला ही नहीं सकता। सर्कुलर मोशन कहला ही नहीं सकता किसी भी हालत में। क्लियर है ये चीज? तो दिस इज, यानी कि इसके बिना आपका सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। सर ये क्या मैग्नीट्यूड बदल सकती है क्या? ये जो फोर्स है आपकी, या ये जो एक्सेलरेशन है, ये कभी भी क्या नहीं बदल सकती बेटा आपका? ये कभी भी आपका, इट कैन नेवर चेंज, इट कैन नेवर चेंज, change change the magnitude of, or it can, we can say, it can never change the speed of particle in circular motion, of particle in circular motion। यानी बेटा क्या कहना चाहता है, neither it can increase, neither it can increase or decrease speed of particle। कभी नहीं बदल पाएगा, कभी भी नहीं बदल पाएगा। डन? क्लियर है ये? दिस इज ऑल अबाउट रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन के बिना सर्कुलर मोशन बेटा पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी हालत में सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। ओके, अगली जो एक्सेलरेशन है बेटा आपकी, वो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस डायरेक्शन, इट इज डायरेक्टेड, it is along, or it is directed along tangent, tangent to the circle, tangent to the circle at every instant। हर एक इंस्टेंट पर ऐसा हो रहा होगा, हर एक इंस्टेंट पर ऐसा हो रहा होगा। डायरेक्शन टेंजेंशियल है। ये जो है ना बेटा, ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है 80, कैन नेवर, कैन नेवर चेंज द डायरेक्शन, it can never change the direction of particle in circular motion। ये कभी डायरेक्शन नहीं बदल सकता भैया, कभी डायरेक्शन नहीं बदल पाएगा। ये सिर्फ क्या बदलेगा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसके लिए बेटा, रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्पीड, चेंजिंग द स्पीड ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की स्पीड को बदलने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यानी कि कहीं पर भी बेटा क्या कहना चाह रहा है, अगर इफ स्पीड चेंजेस, स्पीड की बात कर रहा हूं, माने कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बेटा,
इफ स्पीड चेंजेस, इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है, तो आपकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्स, वहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्ट करनी शुरू कर देगी, उस इंस्टेंट पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आनी शुरू। ये समझ जाना कि अगर स्पीड बदली है तो 101% वहां पर कौन आ गया है, वहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गई, टेंजेंशियल फोर्स आ गई। तो सर ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना ए टी, इट इज इक्वल टू, ए टी इज इक्वल टू आर एल्फा, और यू कैन राइट इट लाइक दिस, डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी का मॉड, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो या तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर एल्फा होगा, या बेटा वो किसके इक्वल होगा, वो डीवी बाई डी टी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। क्या बिना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के सर्कुलर मोशन पॉसिबल हो सकता है क्या? क्या बिना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के सर्कुलर मोशन पॉसिबल हो सकता है क्या बच्चों? आप कह रहे हो कि हो सकता है, मैं कह रहा हूं कि, आप कह रहे हो कि नहीं हो सकता, और मैं कह रहा हूं कि हो। कैसे हो सकता है बेटा? अगर क्या हो जाए, अगर स्पीड कांस्टेंट हो गई, भाई कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं बेटा, अगर उसमें पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट हो गई यार, तो वहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो हो गया, पार्टिकल स्टिल मूविंग इन द सर्कुलर, यानी कि इफ स्पीड इज कांस्टेंट, उस केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो, यानी कि यस, सर्कुलर मोशन कैन बी पॉसिबल, यस सर्कुलर मोशन कैन बी पॉसिबल, कैन बी पॉसिबल कब, व्हेन 80 इज इक्वल टू जीरो, जब 80 जीरो होगा तो भी सर्कुलर मोशन पॉसिबल है, क्योंकि पार्टिकल्स कांस्टेंट। अच्छा एक तो बेटा मैंने अभी एक चीज बताई आपको, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, एक तो होता है मॉड ऑफ डीवी बाई डी टी, और एक होता है बेटा डी मॉड वी बाई डी टी, दोनों में फर्क होता है। ये तो क्या चीज है, ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या है, एक्सेलरेशन। डी मॉड वी बाई क्या चीज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ, कहीं पर भी सर्कुलर मोशन हो रहा है तो ये मत भूलना कि वहां रेडियल एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, 100% रेडियल एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। लेकिन एक बात और आती है बेटा, वो आती है आपकी क्या, नेट एक्सेलरेशन, या तो कहा जाएगा कि नेट एक्सेलरेशन है, या सिंपली एक्सेलरेशन कह दें। कोई भी सर्कुलर मोशन अगर है बच्चों, कोई भी सर्कुलर मोशन है, तो आप एक बात देखिए, आप एक चीज देखिए कि दोनों जो एक्सेलरेशन, में मान रहा हूं कि दोनों एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, इसमें क्या होगा कि सर इस तरफ तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, और इस तरफ आपका रेडियल, हर इंस्टेंट पर रेडियल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, हर इंस्टेंट पर ऐसा होगा। एक बात मैं ये भी कह सकता हूं बेटा कि वेक्टर ए आर डॉट ए टी जो होगा, क्योंकि रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में एंगल 90 डिग्री होता है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। और मैं ए नेट की बात करूं बेटा, अगर अगर हम ए नेट की बात करें, तो ए नेट तो जो है आपका रेडियल एक्सेलरेशन
और आपकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इन दोनों का वेक्टर सम आएगा। और क्योंकि दोनों 90 डिग्री पर है बेटा, देखो जरा, ये इस तरफ आपका ए टी है, ये आपका ए आर है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, दोनों का बच्चों जो रिजल्टेंट आएगा वही आपकी ए नेट कहलाएगी। लेट अस से कि रेडियल के साथ नेट एक्सेलरेशन थीटा एंगल बना रही है। तो एक बात तो ये कि सर जो ए नेट आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वो अंडर रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर हो जाएगा। और दूसरी बात कि सर टेंजेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, वो 80 डिवाइडेड बाय ए आर हो जाएगा बेटा। 80 डिवाइडेड बाय ए आर हो जाएगा, ये टेन थीटा हो जाएगा, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया, ये इसका डायरेक्शन डायग्राम आ गया। जब भी क्वेश्चन में कहे कि एक्सेलरेशन, तो समझ जाना कि नेट एक्सेलरेशन की बात हो रही है, रिजल्टेंट ऑफ रेडियल और टेंजेंशियल। देखो, अब एक छोटी सी चीज समझते हैं। मान लो कि अपना कोई एक पार्टिकल है, वो सर्कुलर मोशन में है बेटा। अब अगर वो सर्कुलर मोशन में है, ऑब्वियस है रेडियल एक्सेलरेशन इधर है आपका, और ये इस तरफ स्पीड है। अगर स्पीड की डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगा, if the direction of tangential acceleration and velocity is same, इस केस में पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज होगी, पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज होगी। अब पार्टिकल की वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है बेटा, लेकिन पार्टिकल पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में लग गई। तो ऐसा अगर केस होगा, ऐसे केस में बेटा स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, स्पीड आपकी डिक्रीज हो जाएगी। if the tangential acceleration and velocity both are in the same direction, in that case the speed of the particle in circular motion increases। और अगर ऑपोजिट होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी बेटा। वो क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। यहां तक की सारी बातें आपको समझ। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है ये, क्या ऐसा हो सकता है, कैन एक्सेलरेशन बी जीरो, कैन एक्सेलरेशन बी जीरो इन सर्कुलर मोशन, क्या सर्कुलर मोशन में आपका एक्सेलरेशन कभी जीरो हो सकता है क्या यार? बता दीजिए, जल्दी से बताओ बेटा, फटाफट बता दो। सकता है क्या जीरो? कभी जीरो नहीं हो सकता, नो, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ए नेट का मतलब रेडियल प्लस टेंजेंशियल है, और रेडियल के बिना तो सर्कुलर पॉसिबल ही नहीं। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं बेटा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल क्या कर रहा होगा, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा। पार्टिकल कैसे कर रहा होगा बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड, हर टाइम पे कांस्टेंट स्पीड है उसकी। वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या, पहले एक बात तो ये देखो बेटा, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि सर वेलोसिटी के साथ तो क्या एसोसिएटेड होती है, डायरेक्शन भी एसोसिएटेड होती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है, पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव। वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है, लेकिन पार्टिकल की क्या रहती है, वो कांस्टेंट। अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होती है, क्योंकि स्पीड तो बदलती ही नहीं। यानी कि इस केस में नेट एक्सेलरेशन रेडियल के ही इक्वल होती है बच्चों, रेडियल एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। यानी कि ए आर इज इक्वल टू, या तो आप ओमेगा स्क्वायर आर लिख लीजिए,
या फिर आप v²/r लिख लीजिए, यूनिफॉर्म। क्लियर है? इसके अलावा अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कल की बात करें, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की आप बात करो, और इसमें भी पर्टिकुलरली केस की मैं अल्फा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की बात करूं कि अल्फा कॉन्स्टेंट, तो यहां पर बेटा जो इक्वेशन है वो है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस v इक्वल टू यू प्लस 80, जो करते थे बिल्कुल वही, v इज इक्वल ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये आ गया बेटा थीटा, ये आ गया आपका थीटा। और एक लास्ट इक्वेशन और तीसरी वाली यही लिख देता हूं, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा डेल्टा थीटा और थीटा। ये इक्वेशन तभी यूज करें जब आपके पास अल्फा क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं है तो ये इक्वेशन आप यूज नहीं कर पाएंगे बच्चों। इन तीनों के अलावा तीन इक्वेशन और मैं आपको बता चुका हूं कि ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, और क्या बताया था आपको, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। क्लियर है? ये आपका क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो एक इक्वेशन बहुत ज्यादा बार यूज होती है और वो हम कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पर कई बार, वो क्या, कि ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई इंटू एफ। ये जो एफ होता है ये फ्रीक्वेंसी होती है, ये एफ क्या होती है आपकी, फ्रीक्वेंसी। पाई एफ में ये एफ क्या हो जाती है आपकी, फ्रीक्वेंसी हो जाती है। ओमेगा आपकी एंगुलर वेलोसिटी है, एफ आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा कि पार्टिकल इज मूविंग विद 40 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। आपको क्या कहा, फॉर एग्जाम्पल अभी हम करेंगे भी क्वेश्चन बेटा, लेट अस से उसने कहा 40 रेवोल्यूशन पर मिनट, 40 रेवोल्यूशन पर मिनट। अगर आपको रेवोल्यूशन पर मिनट ये गिवन है तो इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी है, इतने चक्कर पूरे कर रहा है 1 मिनट में। अगर आपको आरपीएम दे रखा है, अगर आपको आरपीएम दे रखा है बेटा, अगर आपको आरपीएम दे रखा है, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, आप इसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर बेटा, रेवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, रेवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे आप, रेवोल्यूशन पर सेकंड कैसे कन्वर्ट करेंगे, मान लिया कि 40 आरपीएम है, तो ये बात ध्यान रहे ये फ्रीक्वेंसी है, एफ है, 40 रेवोल्यूशन पर मिनट है, तो डिवाइडेड बाय 60 करके इसको आरपीएस में यानी कि रेवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करें, ये आएगा आपका क्या। इस पर बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आता है बेटा आपका, आप घबरा जाते हैं कि ये रेवोल्यूशन पर सेकंड क्या आ गया, ये तो आप डायरेक्ट ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते, नहीं, ये फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा की वैल्यू यहां से फाइंड आउट। क्लियर है? बोलो क्लियर है क्या? दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्चुअल पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। ये सारा का सारा जो है वो आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट है किसका, सर्कुलर मोशन का बेटा। अब क्वेश्चन देखो, नाउ लेट अस सम क्वेश्चंस, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन मान लो है आपका कि आपको गिवन है कि ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर, कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में, ओमेगा इज इक्वल टू 2t स्क्वायर। बच्चों जिस सर्कल में वो घूम रहा है उसका रेडियस भी दे दिया, मान लिया कि रेडियस है 1 मीटर, और आपसे क्वेश्चन में पूछ किया फाइंड, फाइंड एक्सेलरेशन एट, लेट अस से t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर ही एक्सेलरेशन, ये पूछ। अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, सर आपसे एक्सेलरेशन पूछा है, अरे सर एक्सेलरेशन के अंदर दो चीजें हैं, एक आपका रेडियल एक्सेलरेशन है और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो सर रेडियल एक्सेलरेशन तो किसके इक्वल है,
रेडियल एक्सेलरेशन तो ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल है बच्चों। तो रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा लेकिन मुझे कब चाहिए, टी इक्वल टू 1 पर चाहिए, ये वेरिएबल ओमेगा का क्वेश्चन है। तो टी इक्वल टू 1 यहाँ पुट कर दीजिए आप, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2, 1 का स्क्वायर इज 1, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रेडियस इज 1। तो रेडियल एक्सेलरेशन तो बेटा कितनी आ गई आपकी यहाँ पर 4 आ गई है। कैलकुलेशन का ध्यान रखना कहीं कोई गड़बड़ ना कर पाए। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करें? आपको ये बात पता है कि 80 इज इक्वल टू क्या होता है, वो आर अल्फा होता है सर। तो सर आर की वैल्यू तो 1 है और अल्फा को क्या लिखा जा सकता है, अल्फा इज डी ओमेगा बाय डी टी। इट इज इक्वल टू, इसको डेरिवेटिव ले लें तो ये 4t आ गया, और आपको t इक्वल टू 1 पर पूछा है। एट दैट इंस्टेंट जो आपकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आई वो 4 आई। और भाई जो नेट एक्सेलरेशन होती है, नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, आपको बहुत अच्छे से पता है, बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि अंडर रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर होगा। ठीक है भैया, क्या आप समझ पा रहे हो क्या? ओके भैया, ये आंसर आ गया मेरे ख्याल से, 4 आ गया। सब सॉल्व वगैरह करोगे, नेट एक्सेलरेशन पर सेकेंड। एंगल वगैरह पूछेगा तो एंगल वगैरह भी बता देंगे आप लोग, ये तो √2 बराबर मैग्नीट्यूड आ गया तो 45 डिग्री पर ही आ जाए। कोई पूछ सकता है ना कि एंगल बिटवीन बताओ भैया, रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कितना आएगा जो रिजल्टेंट बनाएगा। तो सर रिजल्टेंट बना रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर आया था, 45 डिग्री आएगा। मैं जानता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू 80/AR हो जाएगा। डन, क्लियर है आपको? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इज, आपको कहा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय थीटा इज दिस, देन फाइंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकंड। मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा समय लगाऊंगा नहीं। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू -2 प्लस 6 ct। और बेटा आपसे पूछा है ओमेगा की वैल्यू टी इक्वल टू 2 पर, बहुत जल्दी से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये आंसर आना चाहिए, ये आंसर बोलो, क्लियर है क्या? तेजी से करेंगे, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सारे समझ लिए हैं। An insect moves in a circular path of radius this, complete 10 revolution in 50 second, what is the average angular speed and the angle? ये मैं नहीं कर रहा हूँ, बड़ा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वी आर नॉट गोइंग टू डू, ये क्वेश्चन करेंगे हम। ओके बेटा, ये जो लास्ट क्वेश्चन था आप करके रखें इस क्वेश्चन को, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछें, ये करेंगे आप लोग। Particle is moving with constant speed in a circle as shown, find the angular velocity of the particle A with respect to fixed point B and C। ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, कैसे करें? ये तो सर वो रहा पार्टिकल, ये तो फिक्स रहेगा। बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में पूछा है, तो जब बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में पूछा है तो बी पॉइंट से ध्यान से देखो, डायरेक्टली ए को ज्वाइन कर दो। मैं पहला पार्ट कर रहा हूं, द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, मैं ओमेगा ऑफ ए फाइंड आउट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू बी फाइंड आउट कर रहा हूं सर। ये फॉर्मूला क्या होता है आप याद करो, वी वी तो वी ही है। क्यों? क्योंकि ये तो आर है, उसके परपेंडिकुलर ही तो है ये, और ये आर कितना आ गया आपका आंसर, रेडियस आर मान रखा है। सेकंड पार्ट, मेगा पूछा है ए का, लेकिन वो विद रिस्पेक्ट टू सी है। तो यार इस बार सी पॉइंट ये हो गया, यहां से ज्वाइन कर दो। इस बार आर की वैल्यू कितनी हो गई, 3r हो गई, वेलोसिटी अभी भी परपेंडिकुलर है वो भी। डन, अच्छा ये क्वेश्चन में देखना बेटा, थोड़ा सा हल्का सा एक चीज और करनी पड़ेगी हम लोगों को। क्वेश्चन में कह रखा है कि पार्टिकल की ओ के रिस्पेक्ट में ये थी, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू तो वी बाई आर है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ओमेगा/2, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओमेगा/3। ये ओमेगा की फॉर्म में आंसर बता।
Particles A and B move with constant and equal speed in a circle as shown. Find the angular velocity of the particle A with respect to B. A का B के, अब देखो दोनों मूव कर रहे हैं बेटा, क्या कर रहे हैं, दोनों मूव कर रहे हैं, यानी कि इस बार जो मैं वेलोसिटी निकालता था वो कैसे निकालूंगा, तो आर के परपेंडिकुलर की रिलेटिव निकलेगी। कैसे, देखो घबराना नहीं है बिल्कुल भी आपको। दोनों पार्टिकल्स को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दिया सर, वेरी गुड। आर की वैल्यू कितनी आ गई सर, आर की वैल्यू तो 2 r आ गई। डन। ए की वेलोसिटी इधर है और बी की इधर है। आप एक काम करो, जो ये जो लाइन जो आपने बनाई थी, इसके दोनों वेलोसिटीज का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकाल, यानी कि सर यहां पर v रिलेटिव जब मैं निकालूंगा वो कितनी आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस v कितना आ गया, क्या आ गया आपका आंसर, क्या आ गया, मेगा पूछा है किसका, ऑफ ए, ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बेटा वो कितना आ जाएगा आपका, डिवाइडेड बाई 2r विच इज इक्वल टू v बाई आर। लेकिन क्वेश्चन में ओमेगा की फॉर्म में बताना है, ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ओ दे रखी है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन हो गया ओमेगा की वैल्यू एक्चुअली क्या है, बाई आर है। इसका आंसर भी आपका क्या आ गया, ओमेगा आ गया। मुझे लगता नहीं कुछ ऐसा इस पार्ट है। समझ में आया क्या, यह समझ में आ गया सभी को। डन। अगला क्वेश्चन पढ़ें जरा एक बार से। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एट द इंस्टेंट शोन इन द फिगर। ए की बी के रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे, देखो ध्यान, ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। पहले ए को और बी को ज्वाइन कर दो, ये लो, पहला काम तो यही करना है कि ए को और बी को क्या कर दो आप, ज्वाइन कर दें बेटा। ये डी है, ये डी है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये एंगल 45 डिग्री हो गया और ये एंगल भी 45 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। ये इस लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए वेलोसिटी का, केरी वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यानी कि एक तो ये, दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो ये बनेगा बेटा, ये वी साइन 45, वी साइन 45 इज वी बाई रूट टू। इस वेलोसिटी का ये एंगल भी 45, मुझे इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, ये भी वी बाई रूट टू आएगा। तो यानी कि यहाँ जो वी रिलेटिव आएगा बेटा, वो वी रिलेटिव कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ वी बाई रूट टू। और ये कितना आ गया बच्चों, ये रूट टू भी आ गया, समझ में आया, ये रूट टू भी आ गया। तो मुझे लगता है आप कुछ बचा नहीं, अब ये और निकालना है, ये डी है, ये डी है, तो ये कितना आ गया आपका, अरे ये वाली दूरी कितनी आ गई बेटा, डी, दिस इज रूट डी, दिस इज रूट टू डी। तो अब अपना क्वेश्चन आ गया है, ओमेगा इज इक्वल टू रिलेटिव दैट इज रूट डिवाइडेड बाय डी। भैया ये क्या आ गया, वी बाय डी, आंसर। क्या आपको कुछ रिलेटिव में मुश्किल लग रहा है क्या, रिलेटिव में कुछ भी मुश्किल नहीं है, चीजें बड़ी आसान बना दी गई हैं, मुझे लगता है इसमें कहीं कोई दिक्कत बची नहीं। आपसे क्या कहा है, 4 रेडियन पर सेकेंड और 6 रेडियन पर सेकेंड, ये वेलोसिटी आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे बी अलाइंड अगेन इन द सेम फॉर द, कह रहे वो आपको क्या करना है, बेसिकली थीटा को क्या कर देना, इक्वेट कर देना। सिंपल कैसा क्वेश्चन हो गया बेटा, सिंपल ए क्वेश्चन ऑफ मेंटल एबिलिटी फिजिक्स। ये क्वेश्चन देखिए, आपको थीटा का एक्सप्रेशन दे रखा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, सब पार्ट हम कर चुके हैं, सारे के सारे पार्ट हम बिल्कुल कर चुके हैं। इस तरह के क्वेश्चन, जो नया क्वेश्चन होगा वो हम करेंगे, ये क्वेश्चन करेंगे। डिस्क स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, डिस्क स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इनिशियल ओमेगा जीरो है बेटा, आपकी ओमेगा इनिशियल जीरो है। अल्फा इज गिवन बाय अल्फा इज इक्वल टू टी माइनस टी स्क्वायर बेटा, ये आपका अल्फा है।
अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क के क्वेश्चन कहीं पे पूछ सकते। कैलकुलेटेड एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एल्फा, अगर आपको काइनेमेटिक्स अच्छे से आ गया तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ बचा है। एल्फा कैन बी रिटन एज व्हाट, डी ओमेगा बाय डी, एंड इट इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर, एंड डी ओमेगा इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर डी टी। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, सॉल्व कर लो। जब ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी बेटा, यहाँ से जब ओमेगा की कुछ वैल्यू आएगी तो उस ओमेगा को क्या लिख देना, डी थीटा बाई डी टी लिख देना, और उसको फिर से इंटीग्रेट कर देना। ये काम आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। इस बार देखो, आपको ओमेगा इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा गिवन है, आपको उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन बतानी है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन यार जब ओमेगा गिवन है तो कैसे फाइंड आउट करूं सर? आपसे पूछा एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि ए क्या हो जाएगा, ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। ए इज इक्वल टू ओमेगा इज थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा, और भैया इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो थीटा प्लस थीटा की वैल्यू 1 पुट कर दो हर जगह। 1 पुट करोगे तो ये कितना बन गया, 3 बन गया, और ये कितना बन गया भैया, 1 1 1 2 वैल्यू। A solid body rotates about a stationary axis with an angular acceleration of alpha is this. Find time after which the body will come to rest. लगता नहीं कि इस क्वेश्चन करने लायक बचा है, कोई बढ़िया कोई क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन देखिए एक बार, इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन करेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में बेटा देख लो, आइडिया तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि कैसे करना है। अल्फा इज इक्वल टू दिस गिवन है आपको, आपको ये बताना बॉडी कब रेस्ट पर आ जाएगी, यानी कि ओमेगा 0 चाहिए। तो यार अल्फा को आप क्या लिख लो, अल्फा इज डी ओमेगा बाय डी टी, इट इज इक्वल टू के का रेस टू द पावर 1/2, और बेटा आप इसको लिख सकते हो ओमेगा टू द पावर -1/2 डी ओमेगा इज इक्वल टू के डी टी। इसको इंटीग्रेट कर दो बेटा, टी इक्वल टू 0 पर ये ओमेगा नॉट दे रखा है, इसी टाइम टी पर इसको 0 चाहिए, सॉल्व कर ले आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, फैन इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी 100 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, 100 रेवोल्यूशन पर सेकेंड दे रखा है, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये क्या दे रखी है आपको, ये चक्कर 1 सेकेंड में पूरे किए। समझ में आ गया? तो यानी कि इनिशियल ओमेगा इज इक्वल टू, और ये रेवोल्यूशन पर सेकेंड में ही गिवन है बेटा, क्या आ गया, आपको रेस्ट पर लेकर के आना है तो ओमेगा फाइनल इज 0, टाइम 5 मिनट्स दे रखा है तो 5 इंटू 60 इट इज इक्वल टू 300 सेकेंड, टाइम सेकेंड में ही रख रहा हूं यहां पर बेटा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बिफोर इट स्टॉप्स, तो आप कैसे करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी। तो बेटा ओमेगा फाइनल तो 0 है आपके पास, ओमेगा नॉट इज 200 पाई, एंड एल्फा इज व्हाट, एल्फा तो पता ही लगाना है यार, और टाइम आपको 300 दे रखा है। एल्फा की वैल्यू यहां से आ गई आपके पास -2 पाई/3, बोलो यही आई है क्या, करते रहो साथ साथ। ये अल्फा आ गया, हमसे तो नंबर ऑफ टर्न्स पूछे, कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कितने रेवोल्यूशन है। भैया आप एक बात बताओ, आपके पास एक रिलेशन है, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा थीटा। ओमेगा स्क्वायर इज 0, ओमेगा नॉट इनिशियल ओमेगा आपको पता है 200 पाई का स्क्वायर टू अल्फा, अल्फा आप निकाल चुके हो बेटा -2 पाई/3, तो ये कितना आ गया 200 पाई, 200 पाई, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो चुका है, 4 पाई/3। बेटा यहां से आप पाई से पाई कैंसिल आउट, तो 50 इंटू 200 पाई, ये थीटा की वैल्यू है,
और यार आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पता लगाने हैं तो इसको 2 पाई से क्या कर दो डिवाइड, क्योंकि एक चक्कर में कितने रेवोल्यूशन होते हैं, एक एक चक्कर में कितना एंगल सबटेंड किया जाता है, 2 पाई। मुझे लगता है कि कुछ बचा नहीं अब क्या आ गया जो पावर, इतने रेवोल्यूशन डन। पार्टिकल परफॉर्म्स एंड, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा आपको, अल्फा गिवन है बेटा, सेम क्वेश्चन है जो अभी किया है हमने, सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन यहाँ आ गया है। Wheel starts from rest and rotates with constant angular acceleration. First 3 seconds it rotates through an angle of θ1। अब ये भी हो जाएगा बिल्कुल सिंपल। ये ग्राफ आपको क्या बताना है, एंगल रेडियन, तो ये तो एरिया अंडर करवा जाएगा, ये क्या आ जाएगा, एरिया अंडर करवा जाएगा बेटा। ये देखो कुछ, ये देखिए, पार्टिकल्स ट्रेवल्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर होने का मतलब बेटा क्या हो गया आपका, 1/5 मीटर, एट ए स्पीड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस। कौन पिक्चर में आ गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पिक्चर में आ गया। स्पीड कहाँ कितने से कितनी हो गई बेटा, स्पीड तो थी 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा, 6 मीटर पर सेकेंड। टाइम आपको कितना दे रखा है, 2 सेकेंड। आपको एंगुलर एक्सेलरेशन बतानी है कि ए इक्वल टू तो आर एल्फा होगा, आर की वैल्यू तो 1/5 है, एल्फा क्या हो जाएगा, याद करो एल्फा, एल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको एल्फा की वैल्यू और चाहिए बेटा कि एल्फा की वैल्यू, आपको ये बात पता है 80 इज इक्वल टू क्या होता है, आर एल्फा, और 80 क्या होता है, डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, आर इज 1/5 इन एल्फा। डेल्टा वी स्पीड में चेंज कितना हुआ है, 1, कितना टाइम लगा है, 2, इज इक्वल टू 1/5 इंटू एल्फा। एल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। ये पुट कर दो बेटा, 5/2 क्या वैल्यू आ गई आपकी, कितना। वैसा ही क्वेश्चन है सेम अभी जो किया, सेम 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 क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा, ए पार्टिकल इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस दिस एट ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड पार्टिकल की गिवन है कि वो 30 मीटर पर सेकेंड है, एंड इट इज इंक्रीजिंग द स्पीड एट द रेट ऑफ दिस, ये क्या है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। 80 गिवन है आपको, है पर सेकेंड, वैल्यू तो 30 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बता, तो बेटा 80 को आप क्या लिख सकते हो, तो आपको एक्सेलरेशन के लिए दो चीजें पता होनी चाहिए, एक रेडियल एक्सेलरेशन और एक बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पता होनी चाहिए। टेंजेंशियल तो पता है, रेडियल एक्सेलरेशन के लिए क्या चाहिए, या तो ओमेगा पता लगाओ, तो 80 इज इक्वल टू तो क्या होता है बेटा, 80 इज डीवी बाय डी टी इज इक्वल टू, डीवी इज इक्वल टू डी टी, इंटीग्रेट कर दो आप। अच्छा इसी इंस्टेंट पे पता लगा लो ना आप, ये तो आपको इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी पता ही है, डायरेक्ट ही आ गया ना, ए आर इज इक्वल टू वॉट, वी स्क्वायर बाई आर, कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, वी स्क्वायर यानी कि 30 × 30 डिवाइडेड बाय रेडियस, रेडियस इज 500, 9/5। तो ये रेडियल एक्सेलरेशन आ गई, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 2 है, नेट एक्सेलरेशन आएगी आपकी अंडर रूट ऑफ का स्क्वायर 4, 81/25, क्या आ गया अंडर रूट ऑफ 181 डिवाइडेड बाई 25 की नेट एक्सेलरेशन। क्लियर है, ये देखो पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस 1 मीटर, रेडियस 1 मीटर है आपके पास, स्पीड गिवन है v इज इक्वल टू स्क्वायर, what will be the magnitude of its acceleration at t equal to 1 second,
एक्सेलरेशन में ध्यान रहे AT इज इक्वल टू, तो क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना, AT इज इक्वल टू वॉट, AT इज d/dt, ये तो 4t आ गया। t इक्वल टू 1 पर पूछा है बेटा, इक्वल टू 1 पर क्या हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन रेडियल एक्सेलरेशन भी चाहिए, रेडियल एक्सेलरेशन इज v²/r। क्लियर है? तो आप क्या करेंगे, यहां से t इक्वल टू 1 पर पुट कर करके क्या निकाल रहे, रेडियल एक्सेलरेशन निकाल रहे और फिर नेट एक्सेलरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन, ये क्वेश्चन जेई मेंस में आया हुआ है, with a constant angular speed, constant angular speed कह रहा है acceleration vector points to the center of the circle, constant angular speed से मूव कर रहा है, यानी कि net acceleration is always towards the center, ये बात तो बिल्कुल सही है। acceleration vector is tangent, ये गलत बात, तो पार्टिकल constant स्पीड से तो टेंजेंट रहेगा ही नहीं, ये बिल्कुल गलत बात हो गई। velocity vector is tangent to the circle, बिल्कुल सही बात है। the velocity and acceleration vectors are perpendicular to each other, बिल्कुल सही बात है। तरह वाले पार्ट में जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो A.V रहेगा, A.V रहेगा। ये अब बिल्कुल सिंपल सिंपल से जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो है आपके तीन क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस आप लोग करेंगे। ये क्वेश्चन मैं पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, शेयर कर दूंगा। आप ये पूरा जो भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट है बेटा काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का, बड़े अच्छे से इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिल्कुल का यही कॉन्सेप्ट हम डायनेमिक्स में यूज करने वाले। आप ये करते रहिए, कल की क्लास में हम क्या करेंगे, इससे आगे का पार्ट करेंगे। थैंक यू।